नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 3 फरवरी 2023 और आज एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं था। जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं, तो यहाँ से आने वाले शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में प्राक्कलन समिति के जो है अध्यक्ष कौन है। देखिए, संसद से एफिलिएटेड कुछ समितियां हैं, जैसे प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम का समिति है, तदर्थ मामले की समिति है। तो ये सब में जो है कितने सदस्य होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एसएससी पूछता है। तो आपको चलिए थोड़ा सा जानकारी देते हैं। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं ये है आपका गिरीश बापट। गिरीश बापट जो है, इनके कार्यकाल जो है 2022 में समाप्त हो रहे थे, लेकिन इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी किया गया और वर्तमान समय में भी गिरीश बापट जी ही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति होते हैं संसद के, इसके अध्यक्ष है आपका अधीर रंजन चौधरी जी। इसमें एक प्रथा है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है यह हमेशा विपक्ष का नेता ही बनेगा। कभी एक बार बनाया गया तब से ये नियम बन गया, ठीक है। तो अब जो है विपक्ष के नेता ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी जो है ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो ओनली आपको लोकसभा से ही चुना जाता है। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं चुने जाते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछता है एसएससी आपसे कि किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो 30 सदस्य वाली समिति प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति जो होता है इसमें आपका टोटल 22 सदस्य होता है, 7+15 के रेशियो में, जिसमें 7 आपका राज्यसभा से और 15 आपका लोकसभा से चुना जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, जब जिंक को यानी Zn को H2SO4 से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। देखिए, इस प्रकार की प्रश्न आपके ट्रेंड में है, साथ ही साथ कुछ रासायनिक तथ्यों का सूत्र आपके ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मैं कुछ जिक्र कर लूंगा और जितना मैं बताया हूँ उसको भी आप जरूर ध्यान रखें, जैसे जो खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब जरूर ध्यान रखें, ठीक है। ये छप जाएगी एग्जाम में, छप रही है ना। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है आपको मुक्त होता है। इसकी प्रतिक्रिया जो होती है Zn से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेता है, इसे जिंक सल्फेट कहते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट कहते हैं इसे, है ना। ये बन जाता है और हाइड्रोजन गैस जो है आपका मुक्त हो जाता है, ठीक है। अगला जो आप देख रहे हैं, अगला उदाहरण जो आप देख रहे हैं, ये देखिए CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये जो है आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। केमिस्ट्री के अंदर कई प्रकार की अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्मा सोखी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको अलग से पूछा जा सकता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जब अवकरण और ऑक्सीकरण की घटना साथ में ही किसी अभिक्रिया में होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये सिर्फ फार्मूला में याद रखना है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो CaO को आपसे एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि जो है बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, यानी जो जीवित चूना है उसे क्या कहते हैं। तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, CaO कहा जाता है। ये तो जल है, जल भाई साहब है, तो आप तो जानते ही हैं। ये CaOH होल ट्वाइस जो है ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ठीक है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ये बुझा हुआ का है, ये बिना बुझा हुआ का है, और इसमें हीट की उत्पत्ति होती है। अभी अभी मैंने एक उष्मा छेपी और उष्मा सोखी अभिक्रिया कहा था, तो ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, तो ये उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। उष्मा छेपी मतलब हीट की प्राप्ति होती है और जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसे उष्मा सोखी कहा जाता है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है जीवित चूना का सूत्र जरूर याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गांव घर में जो ये हीट आप देख रहे हैं ये भी प्रैक्टिकल है, अपने से जुड़ा हुआ है। कैसे पता है? गांव घर में जब दिवाली हुआ करता था और पहले जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, अब तो पक्के के घर हैं जनरली, है ना, तो हम लोग चूना लाते थे दीपावली के समय में उसे जो पोतने के लिए। तो चूना जब बाल्टी में डालते थे तो बाल्टी की पानी बहुत गर्म हो जाता था। ये वो कुछ नहीं, यही हीट है। जब जिंदा चूना को जल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और हीट की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? देखिए अभी जो शासकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गुप्त शासक जो है आपका समुद्रगुप्त, इसे कविराज की उपाधि दी गई थी। ये जो है सिक्का पर बीना बजाते हुए भी पाया गया है इनके सिक्के पे, तो इससे संगीत प्रेमी भी इसे माना जाता है कि जो आपका समुद्रगुप्त थे ये आपका संगीत प्रेमी थे, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वैसे जो ओरिजिनल नेपोलियन है इसका पूरा नाम जो है नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट है, जो आपके फ्रांस देश के निवासी है बेसिकली। और ये जो है वाटरलू का एक युद्ध हुआ था, इसमें इस जो है बहुत चर्चे में रहे थे, ठीक है। एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाटरलू नामक जगह किससे संबंधित है? तो नेपोलियन बोनापार्ट से। अब ये वाटरलू कहाँ पर है? तो ये आपका बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं, ये तो अभी अभी हो ही गया बात। चलते हैं आगे। ये जो और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है इस वंश से, भारत में जो हुरून का आक्रमण हुआ था, हुरूनों का जो आक्रमण हुआ था ये आपके स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और हम लोग चाहे कोई भी इसे ज्यादा चोट नहीं करते, ज्यादा ध्यान नहीं देते स्कंदगुप्त, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काम हुआ था, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये 200 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्ता थे। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश से बिलोंग करते हैं, इसका उपनाम विक्रमादित्य है, ठीक है। और ये फहियान जो आए थे भारत, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में ही आए थे। हेनसांग के समय में आपका हर्षवर्धन के समय में, माफ कीजिएगा, हेनसांग भारत आता है बौद्ध धर्म के जो है शिक्षा प्राप्ति हेतु। नालंदा विश्वविद्यालय में जो है एडमिशन जो है लिए थे इन्होंने, पढ़ाई लिखाई किया है वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में। इन्होंने एक रचना लिखी सीयू की जो है, ये इसकी रचना है आपका किसका? हेनसांग का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इब्न बतूता जो आए थे, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत कालीन तुगलक वंश के जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय में भारत आया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसमें अपना यात्रा वृत्तांत की वर्णन लिखा था। ये जो है अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से आए थे और ये रेहला नामक जो है ग्रंथ लिखा था, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेशन में एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दीवान ए कोही दिल्ली सल्तनत काली में एक विभाग का नाम है, इसके संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। दीवान ए कोही किस विभाग से संबंधित था? तो कृषि विभाग से, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगस्त 2022 के अनुसार यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? देखिए यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। जो यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनका पूरा नाम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है ये एम जगदीश कुमार है, ठीक है, एम जगदीश कुमार है, ठीक है। नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष है ये आपका केबी साजी है। इससे पहले चिंताला साहब हुआ करते थे, ठीक है। तो साजी साहब को याद रखना है नाबार्ड में। नाबार्ड क्या है भाई? तो कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े शाख है। इसके अलावा जो आपका स्थापना हुआ था ये आपका 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर स्थित है इनका मुख्यालय नाबार्ड का। ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ साहब है। इससे पहले के शिवन साहब थे इसरो के अध्यक्ष। के शिवन साहब को इंडिया में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रॉकेट मैन
ऑफ इंडिया कहा जाता है आपको, किसको? के सिवन साहब को। वहीं पे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जो है अपना जो अब्दुल कलाम साहब को, जो अपने चैनल का लोगो भी है। इसके अलावा जो इसरो की मुख्यालय है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये बंगलुरु में स्थित है, बंगलुरु। इसके अलावा इसकी स्थापना जो है 1969 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान 2 भी इन्होंने लॉन्च किया, चंद्रयान फर्स्ट ने भी किया, ये सब तो आप जानते ही हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी, ठीक है। ये किसका स्थान लिया है? तो राजीव कुमार का स्थान लिया है। हमेशा जो करंट पोस्ट पे रहे उससे लास्ट वाला जरूर याद रखें कि किसका स्थान लिया है, क्योंकि एग्जामिनर हो गया है तेज, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बता चुके हैं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में जो है राजीव कुमार है, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है। और राजीव कुमार जो है ये सुशील चंद्रा साहब का जो है जगह लिए हैं। इसके बाद भारत के महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमनी है, ये भी नए नए अपॉइंट हुए हैं, और ये आपका के वेणुगोपाल साहब का जगह लिए हैं, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। महान्यायवादी क्या होता है? ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, जिसे आर्टिकल 76 के थ्रू प्रेसिडेंट साहब नियुक्ति करते हैं। ये संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखेंगे। राज्यों में जो है एडवोकेट जनरल सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति उस राज्य के गवर्नर करते हैं। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास है, जो आपका 25वां है। तो इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं, इसीलिए मैं जो भी इंपोर्टेंट आपका संस्था है सभी का जो है अध्यक्ष यहाँ पे चर्चा कर लिया हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? देखिए, जो अभी बांग्लादेश के साथ पूछा गया और म्यांमार के साथ पूछा गया, अगले इत्तेफाक जो है ये भूटान के साथ हो सकती है। देखिए, भारत की जो है सीमा जो पड़ोसी राज्य है कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें सबसे बड़ा जो है आपका बांग्लादेश के साथ लगता है सबसे बड़ा, और सबसे छोटू सीमा जो है ये आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है भारत की सीमा। अफगानिस्तान की सीमा अगर आप सबसे छोटी की बात करें हैं तो यहाँ देखिए अफगानिस्तान की सीमा, ये जो पीओके वाला क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ छोटा सा ये वाला एरिया जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। तो सबसे छोटा अफगानिस्तान और सबसे बड़ा बांग्लादेश। तो जो भूटान के साथ आपका सीमा लगता है, ये भूटान कहाँ पर है इस मैप के अंदर? तो ये देखिए, मैं थोड़ा पेन चला रहा हूँ, इधर ही है भूटान, ये देखिए ये रहा भूटान भाई साहब, ठीक है। तो ये किसको किसको टच कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश लाल वाला, और ये थोड़ा गुलाबी कलर का हो गया आपका असम, है ना। इसके बाद ये हरियर का हो गया पश्चिम बंगाल, और इसके ऊपर में हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो ये 4 राज्यों को टच कर रहा है आपका, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इसका शॉर्ट में है भाई साहब, ठीक है। भाई साहब जो है इसके शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश के से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य। ये मैप थोड़ा कट गया, नहीं तो आपको दिखता कि ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है आपका कौन? ये त्रिपुरा, ठीक है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, निकलने का रास्ते नहीं है एकरा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, यहाँ से कुछ और चीज सीख लीजिए, क्या पता इत्तेफाक हो जाए भाई, है ना। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है आपका इंडिया में स्टेट है। इसके अलावा जो आपका कर्क रेखा गुजरता है इंडिया से, जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये पूरा मैप नहीं है, नहीं तो बताते, चलिए फिर भी देख लीजिए। ये कर्क रेखा जो गुजरती है आपका, ये हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, नहीं है मैप तो क्या हुआ। चलिए, गुजरात आता है, फिर आपका राजस्थान आता है, राजस्थान का छोटा सा पार्ट डूंगरपुर वाला जो है जगह, उसमें जो है जाता है आपका कर्क रेखा। इसके बाद एमपी आता है, फिर एमपी का निकला हुआ बेटा छत्तीसगढ़ आता है, फिर छत्तीसगढ़ का भाई झारखंड आता है, झारखंड का पोता पश्चिम बंगाल आता है, इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा आता है। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा आपको इंडिया से गुजरती है। अब कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं मेरे भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं मकर रेखा। भारत से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा जो है कि अशोक के किस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है?
तो अशोक के भाई देखिए कलिंग युद्ध से बहुत प्रश्न आ गया, लेकिन शिलालेख को रिलेट करके नहीं आया ना, तो अब आएगा कि अशोक के 13वां शिलालेख जो है इसमें कलिंग युद्ध के बारे में जो है बात कही गई है। शिलालेखों का प्रचलन जो है अशोक के समय से हुआ है ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये सबसे पुराना है, ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ठीक है। लेकिन अशोक को शिलालेखों का प्रचलन अशोक के समय से माना जाता है। शब्दों की फेरी है, अगर ऐसा पूछे कि भाई अशोक जो प्रचलन किसके समय से हुआ था शिलालेख का, तो अशोक का। सबसे पुराना जो है अभिलेख कौन सा है, अगर किसी का नाम न लिखा हो तो खारवेल हाथी गुम्फा, ठीक है। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के प्रतापी राजा थे, ठीक है। अशोक के पिताजी के नाम बिंदुसार हैं, ये तो आप जानते हैं। इसके अलावा अशोक के नाम में सम्राट भी लगता है क्योंकि इतने महान थे। सांची का स्तूप बनवाए हैं जो मध्य प्रदेश में है। अशोक का स्तंभ बनवाए हैं, ये आपका जो है सारनाथ में है, सारनाथ पिलर। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, तो इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। ये सब जो है अशोक के कुछ जो है हितैषी कार्य है। उसके बाद बौद्ध धर्म में इन्होंने जो है काफी संलग्न रहा, अपने लड़का लड़की को भी जो है यहाँ तक कि श्रीलंका तक भेजा इसको प्रचार करने के लिए। अशोक ने 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया था। इसी के बाद इन्होंने धम्म को अपना लिया। धम्म मतलब धर्म, बौद्ध धर्म में है ना। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ले ली, तो उपगुप्त से ले ली और बौद्ध धर्म को मानने लगा और ये मार काट से दूर हो गए। राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, कहीं कहीं देवनाम प्रियदर्शी भी लिखेगा। एसएससी का एक बहुत ही आदत जो है बहुत अच्छा है भाई, कि हिंदी में जो है ना आपको कंफ्यूज करके रख देगा। जैसे प्रियदर्शी लिखना है तो प्रियदर्शी लिख जाएगा, हेन सांग लिखना है तो लिख देगा हुएन संग, इस प्रकार से लिख देगा ताकि जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन की सामना करो, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, देखिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली राजपाल पूछा गया प्रथम महिला। अब जो अगला टारगेट मेरे हिसाब से है वो भारत रत्न पूछेगा कि प्रथम महिला को से मिला था, क्योंकि इसमें 2 महिला को मिला था और बच्चे को जो है कंफ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो भारत रत्न जो है सबसे पहले आयरन लेडी कहे जाने वाली इंडिया स्तर पे इंदिरा गांधी को मिला था। इंदिरा गांधी को भारत रत्न जो है तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब दिए थे। अब राष्ट्रपति का नाम आ गया है तो राष्ट्रपति से भी एसएससी सीजीएल में इस प्रकार से क्वेश्चन आया कि बीबी गिरी राष्ट्रपति थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बीबी गिरी जो है इनके बारे में काफी कुछ है सीखने को आपको। बीबी गिरी सबसे पहले जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य संभाले थे। कार्यवाहक समझते हैं ना भाई, टेम्पोररी वाली, जब तक फिल नहीं होती तब तक। इसके बाद ये लगातार मतलब पूरा कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति अपॉइंट भी हुए थे। ये चौथे राष्ट्रपति बने थे पूर्णकालिक और कार्यवाहक बने थे पहला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अपने पद पे रहते हुए डाई इन हार्नेस यानी पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन बने भारत के, तो प्रथम बार जाकिर हुसैन। और भी बने हैं लेकिन प्रथम बार पूछता है तो जाकिर हुसैन, ठीक है। इसके अलावा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने का जो रिकॉर्ड है एकमात्र अपना राजेंद्र प्रसाद साहब को ही है और किसी को नहीं है। मदर टेरेसा को भी जो है भारत रत्न मिला है, 1980 में मिला है और 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल भी मिला है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, भूपेन हजारिका, एम सुब्बा लक्ष्मी, इन सभी को जो संगीत के कैरेक्टर है यानी जो संगीत म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, इनको जो है भारत रत्न मिला है। ये भी आपके एसएससी का फेमस एरिया है कि संगीत के क्षेत्र में किसे नहीं मिला है या फिर किसे सबसे पहले मिला है, तो थोड़ा सा जिक्र और करना जरूरी रहेगा। सबसे पहले एम सुब्बा लक्ष्मी को मिला है, ये 1997 की बात है, 1998 की बात है, सॉरी 1998 की बात है। एम सुब्बा लक्ष्मी को मिला है, ये आपका कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई जो है गायिका थी। इसके बाद आपको पंडित रविशंकर साहब को मिला था 1999 में, ठीक है। इसके बाद 2000 ईस्वी में भारत रत्न किसी को नहीं मिला। 2001 में आपका बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, इन दोनों को 2001 में कंबाइंड रूप से दिया गया। इसके बाद पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में दिया गया था, हाँ 2008 में दिया गया था। इसके बाद भूपेन हजारिका साहब को 2019 में दिया गया था। तो इस प्रकार से भारत रत्न का वितरण जो संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उनके लिए है ना। इसके अलावा भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है और मैंने एक चीज बता रखा है कि जो भारत रत्न में पीपल का पत्ता दिया जाता है वो सोना के बने नहीं होते, वो कांस्य के बने होते हैं, कांस्य,
तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो इनको बनाया गया है ये भी आपका भीमराव अंबेडकर का ही प्रतिमा है, तो ये बात भी ध्यान रखें। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसके बाद जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है ये रामानुजाचार्य की जो है मुद्रा में बैठा हुआ मुद्रा में जो है प्रतिमा है। तो ये सब कुछ बातें हैं, आपको जो है अटैच में तो रहना पड़ेगा। ठीक है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? झारखंड है। और बिरसा मुंडा क्रिकेट हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, अभी भी हॉकी टूर्नामेंट हुआ है जी, वर्ल्ड कप वाला, ये आपका कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। इसके बाद जो आपका अन्ना हवाई अड्डा है, अन्ना हवाई अड्डा ये आपका चेन्नई में है। मैंने कहा था कि भाई हवाई अड्डा ऐसे ही याद करो जिसके पीछे नाम ना लिखा हो, जगह का नाम अगर लिखा है और फेमस जगह है तो आप आदमी जान ही जाओगे, तो क्यों पूछेगा वो, है ना। जब किसी कैरेक्टर के नाम से हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस, है ना, राम गोपाल वर्मा हवाई अड्डा, वीर सावरकर हवाई अड्डा, तो इस प्रकार से पूछ सकता है भाई, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था जी, लाल बहादुर शास्त्री को रिलेट करके, इसलिए मैं यहाँ पे रख लिया हूं। तो ये आपका जो है दिल्ली में स्थित है इस प्रकार का विद्यालय। इसके अलावा ऋग्वेद में के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐतरेयी और कौशिकी जो है ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुरानी वेद है, ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा नदी का एक ही बार और सरस्वती नदी का सबसे अधिक बार व्याख्या किया गया है। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उस पढ़ाकू को होत्र या होता कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं और 14,000 से अधिक श्लोक होते हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में ही वर्णित है। आयुर्वेदिक जो ये क्या लिखा है, आयुर्वेदिक वेद, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद का जो उपवेद है ये आपका मिसप्रिंट हो गया मेरे भाई। उपवेद जो है ये आपका आयुर्वेद है, ऋग्वेद का मैं ये लिखना चाह रहा था, आयुर्वेदिक लिखा गया है। अन्य वेद जो है ये आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सामवेद को जो है संगीत वाला वेद कहा जाता है। यजुर्वेद को जो है आपका गद और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद जो है जादू टोना और सबसे जो है बाद वाला वेद है। ठीक है। सामवेद के उपवेद भी पूछा जाता है तो गंधर्व वेद होता है। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आपका मुंबई में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों के जो है अथक प्रयास से, और भी लोग जुड़े थे इसमें, लेकिन ये दोनों ज्यादा सक्रिय रहे थे तो इनका ही नाम आपके एग्जाम में आएगा। ना प्रार्थना समाज की स्थापना जो है, मुंबई कहना गलत होगा जी, बम्बई लिखिए, क्योंकि उस समय बम्बई हुआ करता था, मुंबई नहीं था। मुंबई तो बाद में बना है, कल बना है। ठीक है। तो 1867 में आपको जो है स्थापना हुआ। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है ये आपका 1828 में कोलकाता में हुआ है। जो राजा राम मोहन राय साहब जो ब्रह्म समाज के संस्थापक है, इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। सती प्रथा, ठगी प्रथा, वेश्यावृत्ति, ये सब जो कुछ कुरीतियां थी भारतीय समाज में, इसे दूर करने में काफी हद तक इन्हीं का हाथ है ना। और उस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इसीलिए बेंटिक को कुछ अच्छे गवर्नर में भी गिने जाते हैं कि कुछ अच्छा भी काम किया है। आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई के अंदर किया गया था। और गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है आर्य समाज ने ही दिया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक जो है अपना कौन? मूल शंकर, यानी दयानंद सरस्वती ही है। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मूल शंकर है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के लिए शरद कमल को टेबल टेनिस में दिया गया है और 2022 के लिए एकमात्र आदमी को दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू होती है और इसी का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस और 6 अप्रैल को जो है विश्व खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछली बार के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 आदमी को दिया गया था। लेटेस्ट वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार समझ गए, खाली शरद कमल जो टेबल टेनिस खेलते हैं और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में जो है इन्होंने 3 गोल्ड प्राप्त किए थे, इसीलिए इसके हकदार भी है, ये डिजर्व करते हैं। इसके अलावा जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे भूला,
जो अर्जुन पुरस्कार 2022 के अंदर जो दिया गया है, ये टोटल 25 प्लेयर को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, ये छपेगा जरूर, देखना, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कर लेंगे, और नृत्य वाला वीडियो आज रात को 9 बजे अटेंड करना नहीं भूलना है किसी को भी, ठीक है।